हेलो एवरीवन, और सब कैसे हैं। तो स्क्रीन अपनी पर आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हम फिर फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर जो है वो रीड करने वाले हैं। तो अभी लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज चैप्टर नंबर 2 एंड द लेसन इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। याद है कुछ कि कैसे इसमें नेल्सन मंडेला ने जो है अपार्थेड बताया था ना मैंने कि एक रेशियल सिस्टम जिसमें जो है लोगों को उनकी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो, जैसे हमारे यहाँ पर कास्टिज़म वगैरह होता था ना पहले, तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका में अपार्थेड की जो सिस्टम था वो चलता था कि उसको स्किन कलर के अकॉर्डिंग जो है वो लोगों को डिवाइड करते थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट नेल्सन मंडेला जो थे वो इलेक्ट हुए थे और उनकी ओथ सेरेमनी थी। ठीक है, तो वो कैसे प्लेज करते हैं कि मैं अपनी जो प्लेज में यही कहते हैं कि मैं अपने इस जो मेरी देश है, मेरी मिट्टी है, तो ये इसके लिए जो है सब कुछ इनकी सब कुछ निछावर है और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये धरती दोबारा ये रेसिज़म, ये जो ह्यूमन हरासमेंट का टाइम था, दोबारा मेरी मिट्टी को, मेरी कंट्री को देखने को ना मिले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पेज नंबर 19, तो यहाँ से अब हम फर्स्ट पैरा जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो अ फ्यू moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the यूनियन बिल्डिंग्स। और कहते हैं कुछ ही मिनटों में, कुछ ही टाइम में जो है हम सभी अपनी आंखें जो है वो ऊपर करते हैं, तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में के जेट्स जो थे, हेलीकॉप्टर्स जो थे, ट्रूप्स के आर्मी वगैरह जो थे, वो सारे के सारे जो थे एक स्पेक्टिकुलर एरे, मतलब एक बहुत ही अच्छा कलरफुल और अट्रैक्टिव डिस्प्ले। मतलब जैसे आप देखते हैं 26 जैन को जो है कैसे हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो है, अभी रिसेंटली जो है हमारे कोरोना वॉरियर्स को जो है सभी ने जो है वो थैंक किया था, आर्मी ने कैसे किया था कि अपने जेट्स के थ्रू जो है कलरफुल धुआं, स्मोक जो था वो जो स्काई में था, आसमान में जो था वो उड़ाया था। तो ऐसे ही हम भी वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर डिफरेंट डेकोरेटिव जो कलरफुल स्काई था उसमें हम जो है वो देख रहे थे नज़ारा। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been deeply and fairly elected। तो कहते कि ये जो हम देख रहे थे कि डिस्प्ले जो था ये इनकी सिर्फ मिलिट्री की फोर्सेस का नहीं था, बल्कि क्या था कि वहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन थी कि मिलिट्री की जो लॉयल्टी है डेमोक्रेसी के लिए, जो नई गवर्नमेंट वहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से फेयर तरीके से वहाँ पर जो है वो बनकर आई है, उसके लिए वो अपनी लॉयल्टी शो कर रही थी आर्मी। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South Africa Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो कहते हैं कुछ ही मोमेंट्स पहले जो है जो हाईएस्ट पुलिस का जैसे होता है ना, आर्मी का मिलिट्री चीफ होते हैं, तो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स का जो हाईएस्ट जनरल था जिनकी चेस्ट के ऊपर जो है तरह तरह के रिबन्स लगे थे, मेडल्स थे, तो कहते कि आज जो है वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं और अपनी लॉयल्टी के लिए, मेरे लिए जो उनकी लॉयल्टी है वो उसकी कसम खा रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव saluted but arrested me because finally a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। तो कहते कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था कि अभी से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ये सब जर्नल्स जो थे
पुलिस के थे चाहे आर्मी के थे, ये मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बट क्या किया था, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। तो कहते हैं कि उसके बाद आज ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं और अपनी लॉयल्टी के लिए कसम खा रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला, शेवरन मतलब कि वी शेप में जो जेट्स थे, इम्पाला जेट्स थे, वो जो है धुआं छोड़ते हुए ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का धुआं छोड़ते हुए आसमान में जो है साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग था, झंडा था, उसका पैटर्न बनाने लगे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikalal I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. तो कहते वो डे मुझे इसलिए भी सिंबल है, मेरे लिए सिंबलाइज्ड है, मेरे लिए उसका इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि उस दिन मेरे देश में दो नेशनल एंथम्स गाए जा रहे थे। एक जो है वाइट लोग जो थे, जो वाइट साउथ अफ्रीकन थे, उनका विजन था जिसके बोल थे नकोसी सिकालेल आई अफ्रीका, और दूसरा ब्लैक सिंगिंग, जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे, वो गा रहे थे डाई स्टेम। तो जो डाई स्टेम था वो पुराना हमारा रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस despised, they would soon know the words by heart. लेकिन कहते आज जो है ये दोनों को एक दूसरे के, जैसे अब हमारे सामने जैसे क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट की स्टार्टिंग में जो दो राइवल कंट्रीज़ होती हैं तो उनके जो है कंट्रीज़ के दोनों के नेशनल एंथम्स बजाए जाते हैं। अटेंशन में दोनों कंट्रीज़ होती हैं, बेशक उन दोनों को अपनी अपनी कंट्री के ही नेशनल एंथम के वर्ड्स याद होते हैं, लिरिक्स याद होते हैं, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट शो करते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि वो दोनों वाइट और ब्लैक साउथ अफ्रीकन दोनों को एक दूसरे के लिरिक्स नहीं पता थे, लेकिन दोनों जो है उसके लिए रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। और कहते कि किसी टाइम जो था डिस्पाइज्ड, मतलब कि वो इन दोनों नेशनल एंथम्स को के ब्लैक वाले वाइट का अच्छा नहीं मानते थे, मतलब डिस्पाइज मतलब कि उसको उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, और वाइट वाले ब्लैक नेशनल एंथम के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। और मुझे कहते ये यकीन है कि एक दिन दोनों को ये दोनों नेशनल एंथम्स अच्छे से याद होंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो कहते हैं कि मैं उस दिन इनॉग्रेशन के दिन, उस उद्घाटन के दिन, उस ऑथ सेरेमनी के दिन जो है मैं पुरानी बातें जो हमारा इतिहास था उसको याद करके मेरा दिल भर आया। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो कहते कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के डिकेड्स, मतलब 1901 से के बाद के जो थे डिकेड 1910 तक का, तो कहते उस टाइम मेरे जन्म से भी पहले जो कि वाइट साउथ अफ्रीकन थे, उन्होंने वाइट स्किन साउथ अफ्रीका के लोगों ने जो है अपने डिफरेंसेस जो थे वो शुरू कर दिए थे दिखाने के। लोग जो थे ब्लैक स्किन लोगों को वो अच्छा नहीं समझते थे, और इस रेशियल डोमिनेशन को जो है डार्क स्किन्स के अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड form the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और कहते ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था कि बहुत ही ज़्यादा हार्शेस्ट के अमानवीय हम बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा असहनीय, इनह्यूमन, अमानवीय। और कहते ऐसी सोसाइटीज़ जो थी, कहते कि आज तक शायद कभी नहीं जानी गई होंगी, इतना ज़्यादा हमारे साथ जो था उस टाइम डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples। और कहते आज जो कि 20th सेंचुरी 1994 था, 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड था, ठीक है ना। तो लास्ट डिकेड में कहते कि ये मैं देख रहा हूँ कि इस लास्ट डिकेड में, और कहते मैं खुद उस
कि 80s के अराउंड उनकी शायद उस टाइम एज रही होगी। तो कहते कि आज मैं देख रहा हूँ कि ये सिस्टम जो था, जो रेशियल सिस्टम था, ये हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा था और एक रिप्लेस हो गया था एक ऐसे सिस्टम में, रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। और इसी सिस्टम के साथ जो है रिप्लेस हो चुका था कि जिसमें हर लोगों का अपना राइट था और सभी को फ्रीडम था, लिबर्टी थी, सभी स्वतंत्र थे रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और उसमें कहीं भी जो है रेशियल सिस्टम नहीं था, कलर स्किन नहीं था, अपार्थाइड की कहीं भी जो जगह थी नहीं थी। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। तो कहते उस दिन मुझे वो हज़ारों लोगों के, मेरे अपने ही लोगों के सेक्रीफाइसेस मुझे सभी के याद आए, जो अनइमेजिनेबल है, जिनको मैं कभी समझ भी नहीं सकता, जिनको कभी मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस मेरे अपने लोगों ने दिए हैं। whose suffering and courage can never be counted or repaid। जिनकी जो दुख दर्द उन्होंने सहे हैं, जो साहस उन्होंने दिखाया है, कभी कोई उसको रीपे नहीं कर सकता। मतलब उनको कभी हम ऋण वो जो है वो नहीं चुका सकते, उनको कभी हम गिन भी नहीं सकते। ऐसे सेक्रीफाइसेस, ऐसा करेज जो है मेरे लोगों ने दिखाया है। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो कहते उस दिन मैं समझ रहा था, मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं जो है उन सभी जितने भी लोग जो हैं मेरे देश में सेक्रीफाइस जिन्होंने अपनी लाइफ की है, जो भी शहीद हुए हैं, उन सभी मार्टियर्स को मैं जो है सोचता हूँ कि वो सभी का सम जो है, उन सभी को अगर मैं जोड़ दूँ तो मैं उनका आज एक प्रतिनिधित्व जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो मैं वो सारे पैट्रियोट्स जो हैं वो मैं आज उनके तरफ से अपने देश को सलाम करता हूँ। That long and noble line ended and now began again with me। तो वो जो है लाइन आज मतलब कि वो लोग जो अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, आज वो सारा का सारा ख़त्म हुआ और आज से एक नया जो है चैप्टर हमारी लाइफ का शुरू हो रहा है। और उस चैप्टर को भी जो स्टार्ट कर रहा है वो भी मैं हूँ। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices and wrought। तो कहते कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे दुख हो रहा है कि आज मैं उनको थैंक्स नहीं कर सकता, क्योंकि उनके सेक्रीफाइसेस के कारण ही जो है आज हम ये दिन देखने को हमें मिला है। और कहते कि और वो आज ये मैं उनको थैंक्स भी नहीं कर सकता, और ये दिन देखने के लिए वो सारे के सारे पैट्रियोट्स जो हैं वो ज़िंदा भी नहीं हैं। तो मुझे दुख भी होता है कि ये सब जो है उनके सेक्रीफाइसेस के कारण जो है आज से अचीवमेंट रॉट, मतलब कि आज की अचीवमेंट उनके कारण ही हमें मिली है, और वो उस अचीवमेंट को देखने के लिए हमारे देश में, हमारी कंट्री में नहीं है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो कहते हैं अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने बहुत ही गहरे और बहुत ही ज़्यादा लंबे ज़ख्म दिए हैं मेरे देश को और मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो कहते बहुत साल लगेंगे, शायद जनरेशन्स तो नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत साल लगेंगे हमें उस जो हमारी ज़ख्म है, गहरे प्रोफाउंड हर्ट मीन्स गहरे ज़ख्म है, उनको पूरा होने में, उनको हमें जो दर्द थे उनको भूलने में बहुत साल लगेंगे। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sizzlers, the Chief Lutillas, the Yusuf Dadus, the Bram Fischer, the Robert Sobucus of our time। तो ये सारे जो नाम लिए ना इन्होंने, ये सारे जैसे हमारे भगत सिंह हैं, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र हैं, जिनके जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमें अपने कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स पता है, तो उन्होंने अपने ही फ्रीडम फाइटर्स, अपनी ही कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स जो है उनके नेम्स जो हैं वो लिए हैं कि डिकेड्स तक हमारा ऑपरेशन, मतलब हमें दबाया गया, हमारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया गया। तो उससे क्या हुआ कि हमारी कंट्री में ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिजलर्स, जिनके ऐसे ऐसे महान नेता जो हैं,
पैट्रियोट्स जो हैं वो पैदा हुए हैं. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो कहते हैं ऐसे आदमी, ऐसे पैट्रियोट्स, ऐसे महान योद्धा हमारे देश में आए हैं जिनकी जो कि करेज, जिनका सोचने का, जिनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और शायद कभी ऐसे लोग फिर से पैदा होंगे इस धरती पर. Perhaps it requires such depths of oppression to create such हाइट्स ऑफ करेक्टर. तो कहते शायद कि ये जो है कि जो हमें बहुत ही ज़्यादा गहरे ज़ख्म दिए जा रहे थे, हमें दबाया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा इनकी हमारे हम बहुत ही ज़्यादा दूर तक जा चुके थे उस दर्द को सहते सहते. तो शायद उसी के कारण जो है ऐसे महान लोग जो थे हमारी धरती पे पैदा हुए. माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो कहते मेरी कंट्री जो है बेशक मिनरल से, जेम से भरी पड़ी है, वो अंदर उसकी मिट्टी जो है, लेकिन मेरे देश की सबसे बड़ी जो वेल्थ है, धन है, वो मेरे अपने लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सच्चे हैं और प्योर डायमंड से भी अच्छे हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. So कहते कि इन्हीं कॉमरेड्स की, इन्हीं पैट्रियोट्स के कारण जो है, इनकी जो स्ट्रगल थी, इसी के कारण मुझे करेज का मीनिंग पता लगा था. तो आगे जो आएगा ना आपका क्वेश्चन बनता है, तो बड़े अच्छे से इसको समझना. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कहते टाइम टू टाइम बार बार मैंने देखा है कि आदमी और लेडीज़ जो है वो अपनी लाइफ को जो है रिस्क में डालते हैं और अपनी लाइफ जो है किसी आइडिया के लिए अब स्ट्रगल पर, उस पर रिस्क में डालकर ख़त्म करते हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रियल रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. कहते मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन पर अटैक जैसा भी कर दें, जैसा मर्जी टॉर्चर कर दें, लेकिन वो उनकी स्ट्रेंथ को, रेजिलियंस मतलब कि उनके जो हार्डशिप है, उनकी जो एबिलिटी है, तो उसको कभी तोड़ने में कामयाब वो नहीं हो सके. ऐसे तो हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. कहते हैं ना, डर के आगे जीत है. सुना है ना डायलॉग ये? तो यही बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला भी. कहते मुझे ये पता चला है कि करेज का मतलब ये नहीं है कि उसका डर नहीं लगता. डर सभी को लगता है, लेकिन डर को जीतना है, तभी जो है हम एक सच्चे करेजियस मैन जो है वो बन सकते हैं. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वायर्स दैट फियर. तो कहते ब्रेव आदमी वो नहीं है जो बोले मुझे डर नहीं लगता, बल्कि अपने डर के ऊपर जीतता है जो अपने डर को. That will be a true courageous man. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. तो बड़ी सिंपल सी बात कही है कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन जो है जन्म से नहीं, मतलब अपने जन्म से ही नहीं किसी को हेट करना सिखाता है कि उसका स्किन कलर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उस कौन से रिलीजन का है. तो हम जन्म से नहीं, कभी बच्चा, आप देखो छोटा सा बच्चा जो है कभी किसी को ये नहीं कहेगा ये काला है, इससे नहीं मैं बोलूँगा, ये दूसरे रिलीजन का है, इसके साथ नहीं मैं बोलूँगा, इसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, ये गरीब है, ये अमीर है. तो ऐसा कहते कोई भी ऐसे बच्चा जो है जन्म से नहीं सीखता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन learn to hate, they can be taught to love, for love comes from more naturally to the human heart than us its opposite. तो कहते कि लोग जो हैं वो सीखते हैं किसी को हेट करना, क्योंकि इफ़ दे कैन लर्न हेट, अगर वो हेट करना किसी से सीखते हैं तो पक्का वो लव करना भी किसी से सीखेंगे, क्योंकि लव जो है वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है. अगर हम किसी के लिए अचानक से हम जो है अगर देखते हैं तो हमें अचानक से हमें नहीं पता कि वो बंदा हमारा एनिमी है कि क्या है. अगर फर्स्ट अट्रैक्शन में हम उसको पसंद करते हैं तो फिर बाद में फिर जो है दूसरे की बात से हम उसको हेट करना स्टार्ट करते हैं. तो कहते हैं लव कम्स नेचुरली.
ठीक है. इवन इन द ग्रीमिएस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. तो कहते जब हमारा बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था प्रिजन में, हम कॉमरेड्स के साथ में प्रिजन में था, तो लिमिट्स क्रॉस हो चुकी थी, तब भी कहते मैंने एक हल्की सी चमक जो है प्यार की एक गार्ड में देखी, चाहे वो मैंने चाहे कुछ एक सेकंड के लिए ही देखी, बट इट वॉज इनफ टू एश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन वो मुझे एश्योरिटी थी कि एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे, और मैं उसी एश्योरिटी पर चलता गया. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. कि आदमी की जो अच्छाई है वो एक आग की लपट की जैसी है, मतलब फ्लेम के जैसे है, जो छुप तो सकती है मगर कभी बुझ नहीं सकती. तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है नेल्सन मंडेला में इस चैप्टर में कही हैं. तो अब आगे इसके हैं, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में करेंगे ना. तो आगे देखें. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. कहते हर आदमी की लाइफ में जो है, हर आदमी की ट्विन ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटी, कर्तव्य के दो कर्तव्य होते हैं. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. कौन सी एप्लीकेशन हुई? अपनी फैमिली के लिए. फैमिली में कौन है? पेरेंट्स हैं, वाइफ है, बच्चे हैं. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड कम्युनिटी, हिज कंट्री. तो दूसरे से ऑब्लिगेशन कौन सा हुआ? कि अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल those obligations according to his own inclinations and abilities. तो कहते हैं अगर हम ह्यूमन सोसाइटी में देखें तो हर आदमी जो है वो अपने वो ऑब्लिगेशंस को जो है वो पूरा करने में जुट जाता है, जो कि नेचुरली उसके बिहेवियर में और एबिलिटी में वो देखता है. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. और कहते साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहाँ एक मेरे स्किन कलर जैसा आदमी जो है पैदा हो गया, तो वो जो है दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकता. इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. तो साउथ अफ्रीका में जो आदमी जिसका कलर मेरे जैसा है, मतलब ब्लैक स्किन है, तो वो ह्यूमन बीइंग जो है वो एज अ पनिशमेंट लिया जाता है कि इसको एज अ पनिश किया है भगवान ने, और उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. तो साउथ अफ्रीका में वो आदमी जो अपनी ड्यूटी जो है अपनी कंट्री के लिए जो है वो पूरी करना चाहता है, तो उसको अवॉइड किया जाता है, उसकी फैमिली से दूर कर देते हैं, उसके घर से दूर कर देते हैं, और उसको फोर्स किया जाता है अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन. तो वो उसका एग्जिस्टेंस जो है वो कैसा हो जाता है? सीक्रेट लाइफ बन जाती है, क्योंकि वो छुप के रहना पड़ता था उन लोगों को. और रिबेलियन कि ये तो गवर्नमेंट की बात ही नहीं मान रहा, ये तो एक रिबेल है. तो रिबेलियन मतलब कि द्रोही बोल सकते हैं हम, तो ये एक रिबेलियन है. I didn't in the beginning choose to place my people above my life, my family, but in attempting to serve my people, I found that I was preventing from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. तो स्टार्टिंग में कहते मैंने चूज़ नहीं किया था कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर अपने लोगों को रखूँगा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल. लेकिन जब मैंने अपने लोगों को, अपनी कंट्री को सर्व करना स्टार्ट किया, तब मुझे अपनी जो मेरी दूसरी ऑब्लिगेशन थी, ड्यूटी थी एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर और एज अ हस्बैंड, उससे दूर कर दिया. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. तो मैं जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे में वो भूख नहीं थी. भूख मतलब कि मेरे अंदर वो चिंगारी नहीं थी कि मुझे फ्रीडम मिले. आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं पैदा ही फ्री हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. तो उस टाइम मेरे लिए फ्रीडम का मतलब क्या था कि अपनी मर्ज़ी से जीना. तो मैं उस टाइम बचपन में बच्चे जैसे जीते हैं, तो मेरे लिए वही था.
फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मेरे लिए फ्री का मतलब था कि अपनी मदर के झोंपड़ी के साथ खेतों में भागना। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, कि मेरे गाँव में जो साफ पानी की नदी बह रही है उसमें तैरना। फ्री टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो रोस्ट को जो है स्टार्स को जैसे काउंट करते हैं, उनके नीचे सोते हैं, तो बुल्स के ऊपर जो है उनकी सवारी करना। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो जैसे जैसे मैं अपने फादर को जो है फादर का कहना मानता गया, अपने कस्टम जो ट्राइब के कस्टम से उनको मानता गया, मुझे जो है कोई भी कि अपनी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं महसूस हुई। मुझे बस यही था कि मैं तो एक कानून का आदमी हूँ, भगवान ने जैसा बनाया है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो कहते जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि जो मेरा लड़कपन में फ्रीडम था वो एक जस्ट इल्यूजन था, वो एक वहम था। जब मुझे डिस्कवर हुआ कि एज ए यंग मैन मेरा फ्रीडम तो ऑलरेडी मेरे से छीन लिया गया है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और फिर तब से मुझे उसकी भूख लग पड़ी, मुझे फ्री होना था। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। एज अ स्टूडेंट कहते जब मैं पढ़ रहा था मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी फ्रीडम मेरे लिए था कि मैं रात को बाहर रहूँ। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज़, कि जो मुझे खुशी दे वो मैं पढ़ूँ, जहाँ चाहूँ मैं जाऊँ। लेटर एज अ यंग मैन इन Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो फिर कहते जब मैं बड़ा हुआ यंग मैन, तो जॉन्सबर्ग में कहते फिर मैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए थी कि मैं अपनी पोटेंशियल दिखा सकूं, मैं अपनी अर्निंग्स कर सकूं, मैं शादी कर सकूं, अपनी फैमिली को मैं कि अच्छे से रख सकूं। तो ये सारे के सारे जो है बिना लॉफुल लाइफ में ऑलमोस्ट बिना किसी फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, तो यहाँ पर कोई भी मतलब कि रुकावट नहीं आई। बट then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर कहते स्लोली मैंने डिस्कवर किया कि मैं ही नहीं अकेला, मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो कहते फिर मैंने रियलाइज़ किया सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसका कर्टेल्ड मतलब कम हो गया है, जिसका फ्रीडम रोका गया है, ख़त्म कर दिया है, बल्कि मेरे जैसा हर एक आदमी का फ्रीडम जो है वो ख़त्म है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो फिर कहते तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, और फिर तब से मेरी फ्रीडम की भूख जो थी वो मेरे लोगों की फ्रीडम की भूख बन गई। मेरे लिए यही था कि मैं अपने लोगों को फ्री करूं। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. और कहते यही डिज़ायर कि मेरे लोगों को फ्री लाइफ मिले, उनकी लाइफ जो है वो डिग्निटी से भरी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हो, और फिर एक जो डरा हुआ आदमी था उसको एक बहुत ही बोल्ड इंसान में कन्वर्ट कर दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home. तो फिर कहते कि यही जो है चीज़ें सारी की सारी, एक जो लॉ अबाइडिंग अटर्नी के जो कानून को मानने वाला था आदमी, उसको एक क्रिमिनल बना दिया। अपनी फैमिली से प्यार करने वाला हस्बैंड जो था वो अब बिना घर के रह रहा था। That forced a life-loving man to live like a monk
कि लव प्यार, अपनी ज़िंदगी को प्यार करने वाला आदमी अब एक सन्यासी बन चुका था. मॉन्क मीन्स सन्यासी. I am no more virtuous or self-sacrificing man than next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was when I knew my people were not free. तो कहते कि मैं जो था वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं था कभी भी. तो बट जैसे ही मैंने देखा कि मेरे अपने आदमी जो है वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, फ्रीडम हमारा लिमिटेड है, तो फिर कहते कि मैंने ठान लिया था कि मैं अपने लोगों को फ्री करवा कर ही रहूँगा. फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. तो कहते फ्रीडम जो है सभी का अधिकार है, मेरे इनकी उसको डिवाइड नहीं हम कर सकते. अगर हमारे किसी भी एक आदमी के ऊपर चेन्स है, मतलब एक आदमी भी हमारा फ्रीडम से उसको नहीं मिला है, हमने उसको जो है बंदी बनाया है, तो वो सभी को हमने बंदी बना लिया. इसका मतलब द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और जब मेरे सारे के सारे लोगों पर चेन्स हैं, वो बंदी बने हैं, तो मतलब मैं भी बंदी हूँ. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. कहते मुझे पता है oppressor मतलब जो किसी को दबाता है, तो वो भी जो है वो भी अपने आप को छुड़वाना चाहता है, जैसे कि एक oppressed one कि जिसको दबाया जा रहा है, जिसका शोषण हो रहा है. A man who takes away other man's freedom is a prisoner of hatred. तो कहते हैं अगर कोई आदमी जो है कि किसी दूसरे का फ्रीडम ले रहा है, इसका मतलब है कि वो खुद जो है वो एक प्रिजनर है ईर्ष्या का. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस. वो खुद जो है उस सलाखों के पीछे है. प्रिजुडाइस और नैरो माइंडेडनेस मतलब कि छोटी सोच के कि जेल में बंद है, और दूसरे प्रिजुडाइस मतलब कि किसी दूसरे को जो है डिसलाइक करना बिना किसी रीज़न के, तो ऐसी सलाखों के पीछे है. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं कहते किसी और का फ्रीडम ले रहा हूँ, तो मैं खुद भी जो है वो फ्री नहीं हूँ. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. उसी तरह जैसे कि कोई मेरा फ्रीडम ले रहा है, तो अगर मैं किसी को बंदी बना रहा हूँ, तो मैं खुद भी बंदी हूँ. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो oppressed भी जो है, oppressor भी है, ये दोनों की humanity जो है उसको चुरा लिया गया है. ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है. बहुत ही वैल्यूएबल लेसन है, इससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा. तो बड़ा अच्छा चैप्टर है, अच्छे से इसको देखना और बातों को अपने मन में थोड़ा ढालने की कोशिश करना. ठीक है, तो आज का लेसन थोड़ा लेंथी चला गया. एनी हाउ अच्छा चैप्टर था, तो जाना भी चाहिए था. तो अच्छे से पढ़ो. तो अब एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे हम इसकी. ओके, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.